हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेंस्ट क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस चैप्टर से आपसे एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे चला जाएगा। इसीलिए आपको कोई भी चैप्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। सबसे पहले तरीके का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी में जो आपको टर्म मेमोरी दिख रहा है उससे पूछा जाता है। दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ मेमोरी से बनता है, जिसमें आपसे फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। और तीसरे तरीके का जो क्वेश्चन है इनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर बनता है। चौथे तरीके का जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक सा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो डेटा को टेम्पोररी स्टोर करके रखती है। पांचवें तरीके का क्वेश्चन इसकी हायरार्की को लेकर बन जाता है। मेमोरी की हायरार्की से कई तरीके का क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद एक जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोशिश करूँगी कि आपके हर तरीके के क्वेश्चंस जो है मैं बीच बीच में बताती रहूँ। एट द सेम टाइम एक ही लेक्चर में आपको सारी चीज़ें कवर करा दूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा मुझे आप सबसे एक चीज़ और बोलना था। जब कोई सीरीज़ स्टार्ट होती है तो सब लोग आप लोग बहुत खुश होते हैं कि कोई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, रेगुलर वीडियोज़ देने पे भी आप लोग उस सीरीज़ को देखते भी नहीं हो। शायद इसीलिए क्योंकि जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है, क्वालिटी कंटेंट मिलता है, तो हम उसको उतना वैल्यू नहीं करते। हमें वो आदत पड़ गई है पैसे वाली, हमें वो आदत पड़ गई है कोचिंग वाली। तो ये हैबिट आप अपनी अभी ठीक कर लें। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी खुशी के साथ हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था, उतनी ही खुशी के साथ आज भी आप इस सीरीज़ को देखें। आपके ही बेनिफिट के लिए इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है। आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे और हताश नहीं होंगे। बिकॉज़ हताशा का एक रीज़न ये भी है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि पढ़कर क्या करेंगे। पर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो और ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। कभी ना कभी वैकेंसी निश्चित है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप का मन तो बना लें पढ़ने के लिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम वैकेंसी को नहीं ला सकते, लेकिन हम अपना मन वापस ला सकते हैं। एक मेरी लाइन जो हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ, उसको हमेशा याद रखना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी में जो टर्म आपको मेमोरी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में टर्म मेमोरी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, आपकी बॉडी का एक भाग ऐसा है जो कि है आपका माइंड, जो कि सभी तरीके का डेटा आपका जो है स्टोर करके रखता है। चाहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपके सराउंडिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उन सभी को स्टोर करके रखता है। ज़रूरत के हिसाब से वो अपने माइंड से डेटा उठाता है। मतलब जब भी आपको याद करना होता है आप चीज़ों को रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर से आपकी वो चीज़ें एज इट इज़ स्टोर हो जाती हैं। अगर आपने कोई भी घटना अपने सामने देखी है तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में स्टोर हो गई होती है। कुछ ऐसी चीज़ें आप स्टोर करके रखते हैं जो बिल्कुल परमानेंट हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी टेम्प्रोरी होती हैं, जिन्हें आप समय समय पर चेंज करते रहते हैं। ऐसे ही आप मेमोरी को समझिए कि कंप्यूटर का कोई एक ऐसा भाग, कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट जो आपके डेटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखे, वही आपका कंप्यूटर मेमोरी है। मैंने आप सभी को कल ही बताया था कि जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इन इनपुट डिवाइसेस से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का काम किसका होता है? तो प्रोसेसिंग का जो काम है वो आपके सीपीयू का होता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग होता है डेटा का। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू का होता है। उसके बाद हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारा आउटपुट मिलता है। तो इसी प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन आपके होते हैं, उन सभी को स्टोर करने का काम हमारी मेमोरी का होता है। क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू को डेटा की ज़रूरत पड़ती है। वही डेटा जो सीपीयू को ज़रूरत पड़ रही है, उस डेटा को स्टोर करने का काम ही हमारा किसका होता है, कंप्यूटर मेमोरी का होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी है वो किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखेगी या फिर टेम्परेरी स्टोर करके रखेगी। तो इसको भी आप अपने व्यवहारिक जो उदाहरण है उन सभी से समझ सकते हैं। आपका माइंड है, मैं आपके माइंड को एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ। आपका माइंड है वो हर तरीके के डेटा को स्टोर करके रखता है। आपके परमानेंट डेटा भी स्टोर रहता है जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपका जो नाम है आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स का नाम, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल परमानेंट डेटा है, इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ डेटा ऐसा होगा जो टेम्परेरी होगा आपके माइंड में, जो आपका आज है कल चला जाएगा, परसों है फिर आपका अगले दिन चला जाएगा, ये टेम्परेरी हो गया। ऐसे ही आपकी मेमोरी है। मेमोरी आपकी जो होती है वो डेटा को टेम्परेरी और साथ ही साथ परमानेंट दोनों ही तरीके से स्टोर करके रखती है। ज़रूरी नहीं है कि ये डेटा को सिर्फ टेम्परेरी ही स्टोर करके रखती है, ये डेटा को परमानेंट स्टोर करने का काम भी करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपकी मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना, और जब हमें ज़रूरत हो तो हम वो डेटा और इंस्ट्रक्शन वहाँ से उठा सकें, यही काम होता है आपकी मेमोरी का। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। कंप्यूटर मेमोरी में टर्म मेमोरी को आपने समझ लिया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन होती है सेकेंडरी मेमोरी। हमें शुरुआत करनी है प्राइमरी मेमोरी से। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम प्राइमरी मेमोरी को? इंटरनल मेमोरी। मेमोरी को आप कंप्यूटर की भाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो इंटरनल मेमोरी जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है इसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपकी बेसिकली सीपीयू का भाग होती है। और ये ना जाने आपसे कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि सीपीयू का भाग कौन सी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी है आपके सीपीयू का भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जो हमारे सीपीयू का भाग है, तो वो है हमारा कौन सी मेमोरी, वो है हमारा प्राइमरी मेमोरी। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ें। प्राइमरी मेमोरी में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, जो इनपुट किया गया डेटा है वो, और प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा यूज़ हो रहा है वो, एट द सेम टाइम जो आउटपुट के दौरान हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है वो डेटा। ये सभी तरीके का जो डेटा है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होकर रहता है, क्योंकि इस मेमोरी का सीधा संबंध हमारे सीपीयू से है। और सीपीयू आप सभी को पता है प्रोसेसिंग का काम करता है। जब हमारा प्रोसेसर ही हमारा जो है इस मेमोरी से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेमोरी हमारी फास्ट होगी। इसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस मेमोरी का सीधा संबंध हमारे प्रोसेसर से है, हमारे सीपीयू से है। सीपीयू से होने की वजह से, मतलब सीपीयू का भाग ही है ना ये मेमोरी, सीपीयू का भाग है। सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है। जब प्रोसेसिंग का काम करता है तो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है कंप्यूटर की, आप सभी को पता है। जब प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है इट मीन्स उसको डेटा फास्ट मिल रहा है। डेटा फास्ट मिलने का मतलब है कि ये मेमोरी हमारी फास्ट होगी। सोचना समझना नहीं है, रटना नहीं है कुछ भी। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ लिटरली मुझे भी वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरे एफर्ट्स दे रही हूँ आप सभी के लिए। आप लोग बस उस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे हो, पर मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप लोग इस चीज़ को समझोगे कि आप लोगों के लिए सीरीज़ स्टार्ट की गई है। ठीक है, आइए। ठीक, इतना आपने समझा कि जो प्राइमरी मेमोरी है इस मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और इस मेमोरी का ये जो मेमोरी है बेसिकली हमारे सीपीयू का भाग होती है। सीपीयू का भाग होने का मतलब क्या है कि भाई प्रोसेसर से हमारा इसका प्रोसेसर का ही भाग होती है, यानी कि हमारा प्रोसेसर जो है यहीं से डेटा उठाता होगा। सिंपल सी बात है कि ये मेमोरी हमारी बहुत फास्ट होगी। हमारे इनपुट किए गए डेटा को, प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ किए गए डेटा को, और हमारा जो आउटपुट आता है डेटा उसको सबको स्टोर करने का काम हमारा प्राइमरी मेमोरी करेगी। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद बात आती है कि ये जो मेमोरी है ये हमारी फास्ट होती है, लेकिन ये हमारे डेटा को ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाती। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप यही कहेंगे कि इसकी स्टोरेज जो क्षमता है वो सीमित होती है। मतलब ये लिमिटेड आप इसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें स्टोर करने की जो क्षमता है वो कैसी है, लिमिटेड है। याद रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप यही कह सकते हैं कि इसमें जो डेटा है वो हम लिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप सेकेंडरी स्टोरेज में अच्छा खासा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, सीमित है, लेकिन फास्ट बहुत है। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद रखना है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब बात आती है कि प्राइमरी जो मेमोरी है ना, ये आपके दो टाइप की होती है, ठीक। इसमें आता है आपका रैम और दूसरा आता है आपका रोम। रैम जो मेमोरी है इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा फुल फॉर्म को। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये एक स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये एक वाइट बोर्ड है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें नहीं लिख सकती हूँ इस बोर्ड पे, इसीलिए मैं आपको कुछ कुछ की पॉइंट्स ही यहाँ पर लिख देती हूँ, बाकी चीज़ें मैं खुद आपको समझाती हूँ। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स बना लिया करिए। आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को पढ़ाने के अलावा कितना सारा काम होता है कि मैं अपनी ही चीज़ों के लिए नहीं, आपको पता ही है, टाइम नहीं दे पाती। कई बार ऐसा होता है, मैंने कल ही बताया था कि मैं बिल्कुल भी खाना खाने का मेरे पास टाइम नहीं होता लिटरली। तो मैं आप लोगों को इसीलिए पीडीएफ वगैरह नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग इस चीज़ को समझिए और आप लोग नोट्स बना लीजिए, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है। याद रखिएगा कि आप लोगों को साथ में नोट्स भी बनाने हैं। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट ज़रूर कर लीजिए आप लोग, ठीक। ये जो रैम है इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, मतलब इसका जो पूरा नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है रैम का पूरा नाम? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपसे पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब ये जो रैम मेमोरी होती है इसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके स्टोर होते हैं वो आपके टेम्प्रोरी होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें स्टोर किया गया जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो आपके टेम्प्रेरी होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी का मतलब है आपका अस्थायी होते हैं, याद रखेंगे। देखिए जब डेटा इसमें जो स्टोर किया जाता है वो अस्थायी होता है, तो जैसे ही हम पावर सप्लाई बंद करेंगे, पावर सप्लाई जैसे ही आपने बंद की नहीं कि आपके सिस्टम से सारा डेटा उड़ जाएगा, सारा डेटा आपका चला जाएगा, सारा डेटा आपका नष्ट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो टेम्प्रेरी था ना। जब कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कुछ आंधी तूफान आई नहीं कि आपका ख़त्म हो गया। जैसे आपका माइंड है, एक चीज़ बताइए, ठीक है, तो उसमें जो डेटा आपका टेम्प्रेरी स्टोर होगा, कुछ आपकी नई घटनाएं आएंगी, ऑब्वियस सी बात है वो डेटा आपका चला जाएगा, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी को समझिए। जो रैम है इसमें जो स्टोर डेटा होता है वो आपका टेम्प्रेरी होता है, अस्थायी होता है। टेम्प्रेरी होने की वजह से जैसे ही पावर सप्लाई आपने बंद की नहीं, पावर सप्लाई बंद होते ही यहाँ से सारा डेटा आपका उड़ जाएगा, डेटा सारा आपका हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस वजह से इस मेमोरी को हमने वोलाटाइल की कैटेगरी में रखा है। वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, उड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इस मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो पावर सप्लाई बंद करने पर ख़त्म हो जाता है। दैट्स वाई हम इस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वोलाटाइल मेमोरी हम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वोलाटाइल मेमोरी हम रैम को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि यह चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी होती है। ये आपका सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर की बनी होती है। आपकी रैम में जो सूचनाएं हैं मैंने आपको बता दिया टेम्परेरी यानी कि अस्थायी होती हैं। रैम एक ऐसी मेमोरी है जहां पर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। अब मेमोरी के टर्म में रीड और राइट हम ना जाने कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हैं, पर समझ नहीं आया भाई कि रीड और राइट है क्या। मेमोरी के टर्म में रीड और राइट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है आज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। रीड और राइट ये दो टर्म आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुने होंगे, एक होता है रीड, एक होता है राइट, ठीक। मैंने आपसे कहा है कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इतना बोला ना मैंने। रीड और राइट का मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि मेमोरी के टर्म में रीड और राइट का मतलब क्या है। राइट का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना, मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और डेटा जो है आपका रीड करने का मतलब है कि जब हमें ज़रूरत है तब हम डेटा को उठा भी सकते हैं, तब हम डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, ये है रीड का मतलब। मैं अगेन बताती हूँ, राइट का जो मतलब है आपका यहाँ पर, राइट का मतलब होता है आपका कि आप इसमें डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और रीड का मतलब है कि जब आपको ज़रूरत है तब आप इस डेटा को उठा भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यही है आपका रैम, कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पर हम डेटा को रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट आता है आपका कि रैम कितने प्रकार की होती है। तो रैम आपकी 2 प्रकार की होती है और आपसे ये पूछा जाता है सिंपली कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस रैम का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 2 आपको याद रखना है, इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। इनके अंदर की चीज़ें आपको नहीं जाननी है, इतना आपसे कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इतना ज़रूर पूछा जाता है कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी जो रैम है वो बेसिकली कितने टाइप की होती है। ठीक, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा रोम। रोम जो मेमोरी है वो बेसिकली आपकी कैसी होती है, एक आपका स्थायी रूप से स्टोर करने वाली मेमोरी होती है। यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर करके रखने वाला होता है, मतलब परमानेंट डेटा होता है। रोम का मतलब होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। पहले तो मैं इसको लिख देती हूँ, बस मुझे आप लोग 1 मिनट दीजिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा कि रोम का पूरा नाम है आपका रीड ओनली मेमोरी, और रोम एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। ठीक, परमानेंट स्टोर करके रखने का मतलब क्या हुआ कि जब भी पावर सप्लाई आप देंगे, पावर सप्लाई देने पर भी आपकी इस मेमोरी का जो डेटा है वो हटता नहीं है। जब हटेगा नहीं तो इसको हम नॉन वोलाटाइल कहेंगे। सिंपल सी बात है। देखिए फिर से समझिए, मैंने ये कहा है कि रोम एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। जब कोई मेमोरी हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखेगी, हम पावर सप्लाई बंद भी कर देना तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा डेटा एज इट इज़ ही रहेगा। डेटा एज इट इज़ ही रहने का मतलब है कि इसमें डेटा अभी भी है। डेटा अभी भी है यानी कि हम इस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में, नॉन वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नॉन वोलाटाइल का मतलब है अपरिवर्तनशील, जिसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते राइट, जैसे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा रीड और दूसरा मैंने टर्म कहा राइट। ये एक ऐसी मेमोरी है कि जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन हम इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए। जब कोई आपकी परमानेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेरा नाम नैनश्री है, परमानेंट है, ये कभी नहीं हटने वाला। ठीक है, तो क्या इस नेम में मैं कोई भी परिवर्तन कर सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने घर का नाम सोनू, टीटू, मीटू कुछ भी रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा जो नाम है वो कभी नहीं हटने वाला, वो ऐसे ही रहने वाला है ना। अब चाहे मैं सोनू की, टीटू की कुछ भी रखूँ यहाँ पर, कुछ भी फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, नाम मेरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। तो ये नैनश्री नाम है वो कभी नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है भाई, इसको आप नहीं मिटा सकते हैं अब, है ना। हालांकि बैक स्पेस ने कल उस दिन मिटा दिया था, वो एक एग्जाम्पल था। तो जो आपका डेटा परमानेंट है रोम में, जब परमानेंट है तो उसको हम हटा ही नहीं सकते। हटाने का मतलब है कि हम इसमें राइट नहीं कर सकते हैं, हम इसमें रीड कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्यों इसमें हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसके डेटा में हम परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये डेटा हमारा परमानेंट है भाई। परमानेंट चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेम्परेरी चीज़ें जो होती हैं उनमें परिवर्तन होता है। ठीक, तो उसको आप इसी टर्म से समझ सकते हैं कि रोम में जो डेटा है वो हमारा स्थायी होता है। दैट्स वाई हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम इसमें राइट नहीं कर सकते, हम इसमें रीड कर सकते हैं ओनली, बस। ठीक, इतना समझ में आया। अब रोम में जो आपके प्रोग्राम हैं उन सभी को हम बायोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। ठीक, इसमें उपस्थित डेटा और निर्देश जो है कैसे होते हैं, आपके परमानेंट होते हैं, यही लिखा है। अब आता है आपके रोम के प्रकार। रोम के प्रकार में आपकी रोम जो है हमारी 3 प्रकार की होती है, ये आपको पढ़ना है। बेसिकली इनका जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि इनका फुल फॉर्म क्या है। बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको हटा लूँ। चलिए इसको देखते हैं कि हमारा जो प्रोम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारे फुल फॉर्म देखते हैं। आज मैंने जो हटाने वाला है वो इतना दूर रखे हैं कि इतना ये लगा के मैं नहीं जा सकती हूँ अभी। चलिए कोई नहीं, हाथ से काम चलाते हैं। ठीक, तो ये जो पीरोम है आपका, पीरोम, इसका मतलब होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? प्रोम का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ईपीरोम। ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद रखेंगे आप लोग कि ईपीरोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे आप लिख सकते हैं, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए ये आपका इसमें रोम में सब में कॉमन है, तो रोम का तो फुल फॉर्म वही होगा आपका रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर जो आर है, इसके पहले आपका जो पी है, इसका मतलब है आपका प्रोग्रामेबल, और ई का मतलब है आपका इरेजेबल, और जो ये वाला ई है इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये आपका क्या हुआ, रोम के टाइप हुए, ये आपने पढ़ लिए। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी थी तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने कल भी एक जो बताया था कि हमारे माइंड में, सबके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क है बड़ा सा, क्यों है मम्मी जब मैं था या मैं थी तो ये हमारा भाई या छोटा भाई बहन क्यों आया, आखिर क्यों ये आया, है ना। तो यही एक मैं आपसे पूछने की, जब हमारे पास ये प्राइमरी मेमोरी थी तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आया सेकेंडरी मेमोरी? तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होंगे ना इनके प्राइमरी मेमोरी के, जिस वजह से ये हमारा जो है सेकेंडरी मेमोरी के इंट्रोड्यूस किया गया है ना। यही आपको समझना है। जो टर्म आपका सेकेंडरी मेमोरी है इसको समझना है आपका। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी, ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा गया और इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं, याद रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, और इसी को नाम दिया जाता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी। याद रखेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी हम किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी इसलिए आई क्योंकि ये वाली जो मेमोरी है इसका ड्रॉबैक ये था कि ये मेमोरी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हालांकि फास्ट है, लेकिन इस मेमोरी का ड्रॉबैक ये है कि ये महंगी है और इसके डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कम है। इस वजह से सेकेंडरी मेमोरी आपकी इंट्रोड्यूस होती है, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और ये वाली जो मेमोरी है आपकी वो प्राइमरी मेमोरी से तो सस्ती होती है। बस इनका ड्रॉबैक ये होता है कि इस मेमोरी में हम डेटा को रीड और राइट जल्दी नहीं कर पाते, ये फास्ट नहीं होती है, इसका ये ड्रॉबैक है। हर एक चीज़ जो होती है उसका एक जो है कहते हैं एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। ऐसे ही आपका ये जो मेमोरी है इसका सबसे बड़ी कमी आप जो कहेंगे तो वही यही है कि बस इस मेमोरी में हम डेटा को रीड करने का मतलब है कि जब हमें डेटा को उठाना है तो वो, और राइट का मतलब है कि अगर हमें डेटा इसमें स्टोर करना है वो, दोनों ही चीज़ें आपकी टाइम लेती हैं। इसके जितना फास्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सस्ती है, ये आपकी अच्छी बात है। और डेटा स्टोर करने की क्षमता आपकी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने ये जाना कि सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और ये आपकी जो मेमोरी है वो किस तरीके की होती है बेसिकली। ठीक, ये आपकी एक्सटर्नल होती है। बेसिकली इस वाली जो प्राइमरी मेमोरी का संबंध है वो आपके सीपीयू से ही होता है, मतलब सीपीयू का भाग है, लेकिन ये एक्सटर्नल मेमोरी है और इसका सीपीयू से आपका जो है सीपीयू का ये सीधा भाग नहीं होती है। इस चीज़ को याद रखना है, सीपीयू का भाग अगर पूछा जाए तो वो प्राइमरी मेमोरी है हमारी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग कि एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पर क्या है। अब ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है
इसके बेसिकली इसको 3 भागों में आपका डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज एंड तीसरा होता है हमारा सॉलिड स्टेट स्टोरेज। जो हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज है इसमें सबसे पहले आता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव आप सभी ने देखी होगी। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इसको बेसिकली हम फिक्स डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। ये आप अब हमारा मैग्नेटिक जो स्टोरेज है इसमें दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क है इसको हम फ्लॉपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम फ्लॉपी भी कहते हैं और इसी को हम डिस्किटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्किटी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए डिस्किटी या फिर फ्लॉपी तो आपको याद रखना है कि इसी को ही हम फ्लॉपी भी कहते हैं और डिस्किटी भी कहते हैं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन फ्लॉपी से ये बनता है कि आपकी ये कितने साइजेस में अवेलेबल है। तो ये आपके 3 साइजेस में अवेलेबल रहती है। सबसे पहला होता है आपका 8 इंच, दूसरा होता है 5 से 1/4 इंच एंड तीसरा होता है आपका 3 से 1/2 इंच। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फ्लॉपी है किन 3 साइजेस में अवेलेबल है। फर्स्ट वन होती है आपकी 8 इंच, सेकंड वन होती है आपकी 5 से 1/4 इंच एंड थर्ड वन होती है आपकी 3 से 1/2 इंच। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है हमारा मैग्नेटिक टेप। आपको ये याद रखना है कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज है इनमें हमारी कौन कौन सी 3 डिवाइसेस आती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, फ्लॉपी आती है, मैग्नेटिक टेप आता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। क्या होता है ऑप्टिकल स्टोरेज में? क्या क्या आता है? ऑप्टिकल स्टोरेज में सबसे पहले आता है हमारा सीडी। सीडी आप सभी ने अपने जो है लाइफ में देखी होगी। तो जो सीडी है इसका बेसिकली फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। सीडी का फुल फॉर्म है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। सीडी जो होती है वो बेसिकली एक ऐसा हमारा स्टोरेज का माध्यम है जहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो आपका परमानेंट होता है। परमानेंट होने का मतलब ये है कि इसमें जो डेटा है उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो डेटा है हम इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। अपनी बात को आपको जो है यहाँ पर दोहराना है, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने क्या कहा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसा डेटा जो आपका परमानेंट होगा उसमें हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, उसमें हम राइट नहीं कर पाएंगे, उसमें हम रीड बार बार कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क का कॉन्सेप्ट ही यही है बाबा कि एक बार हमने इसमें डेटा रख दिया, एक बार हमने इसमें डेटा स्टोर कर दिया, तो अब हम इसके डेटा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको जितनी बार चाहें उतनी बार सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। हम इसमें अब परिवर्तन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो डेटा है वो हमारा परमानेंट है। दैट्स वाई हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कॉम्पैक्ट जो डिस्क है वो बेसिकली क्या होती है, तो इसमें जो डेटा है वो परमानेंट आपका स्टोर होकर रखा रह जाता है। ठीक। अब ये जो है बेसिकली आपके 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है आपका सीडी रोम। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म है जो आपसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका CDR। CDR का मतलब होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो यहाँ पर CD का फुल फॉर्म तो आपका जैसा ऊपर है वैसे ही रहेगा, तो सिर्फ मैं R का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है। R का फुल फॉर्म है आपका रिकॉर्डेबल। ठीक है, याद रखेंगे कि आपके R का फुल फॉर्म क्या है, आपका है इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। एंड CDRW है, इसका मतलब है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही रीराइटेबल। याद रखेंगे, मैं एक बार अगेन इसको रिपीट कर दे रही हूँ। CD रोम का पूरा नाम क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, RW रीराइटेबल, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक, तो याद रखेंगे CD क्या है। अब नेक्स्ट होता है हमारा DVD। DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क। डिस्क। ठीक है। अब यहाँ पर DVD का कॉन्सेप्ट क्यों आया? जब हमारे पास CD था, तो CD का डेवलप्ड फॉर्म जो होती है वो हमारी DVD होती है। क्या होता है? CD का ही डेवलप्ड फॉर्म होती है DVD। लेकिन हमारा DVD में देखिए डेवलप्ड फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा ये है कि CD से 6 टाइम्स ज़्यादा आपका डेटा को स्टोर करने का काम हमारा DVD करता है, यानी कि 6 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है हमारा DVD। अभी समझ आया आप लोगों को कि DVD क्या करता है? DVD हमारे CD से 6 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकता है।
याद रखेंगे आप लोग, ठीक। डीवीडी का काम क्या होता है, डीवीडी में हम कोई वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं, कोई वीडियो गेम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। डीवीडी बेसिकली स्टोरेज का ही काम करती है, याद रखिएगा, 6 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकती है, और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 2 गीगाबाइट से भी आपकी ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 2 गीगाबाइट से भी ज़्यादा होती है, प्लस लगा लीजिएगा, यहाँ पर 2 प्लस का मतलब है 2 गीगाबाइट है, इससे आपकी अधिक होती है डीवीडी की क्षमता। डीवीडी भी आपके 3 फॉर्म में है, डीवीडी रोम यानी कि आपका बेसिकली डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क RW का मतलब है रीराइटेबल। तो अगेन वही सारे फुल फॉर्म है, फिर से मैं बोलूँ, देखिए आपको डीवीडी का पूरा नाम पता चल गया, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी में हमारा जो तीसरा आता है ऑप्टिकल स्टोरेज में, वो होता है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है बेसिकली इसमें हमने ब्लू वॉयलेट रेज का प्रयोग किया डेटा को रीड करने के लिए, इसलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ा। क्यों पड़ा ब्लू रे डिस्क, क्योंकि इसमें जो है हमने डेटा को रीड करने के लिए ब्लू और जो वॉयलेट रेज हैं इनका प्रयोग किया था, ठीक। तो इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ गया, ठीक। अब ये जो ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये बेसिकली आपके जो हाई क्वालिटी के जो वीडियोस होते हैं उनको स्टोर करने का काम हमारे ब्लू रे डिस्क करते हैं। मतलब जो आप HD वीडियोस देखते हैं वो सभी हमारे किस में स्टोर होंगे, वो हमारे ब्लू रे डिस्क में होंगे, ठीक है। हाई डेफिनेशन जो वीडियोस होते हैं वो हमारे किस में स्टोर होते हैं, वो हमारे ब्लू रे डिस्क में होते हैं। ये आपका बेसिकली 4 इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा BD रोम, BD रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ, ब्लू रे डिस्क आपका रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक। नेक्स्ट है आपका BDR यानी कि ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल, BDRW यानी कि ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल, BDRE का मतलब है ब्लू रे डिस्क, यहाँ पर R का मतलब है आपका रिकॉर्डेबल, E का मतलब है आपका इरेजेबल। याद रखेंगे, R का मतलब है रिकॉर्डेबल, E का मतलब है इरेजेबल, ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है, ठीक। तो ये हुआ आपका ऑप्टिकल स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट स्टोरेज। जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज है इसको बेसिकली आपके 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूँ तो आपको थोड़ी देर मैनेज करना है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा रोक के बोल रही हूँ। इस लेक्चर को मैं पहले सुबह भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन आज पता मुझे थोड़ा सा मतलब चक्कर टाइप का फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी भी स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी आज के लिए आप मैनेज कर लीजिएगा उसको, ठीक है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है इसके बेसिकली हमारे जो है इसमें 2 भाग होते हैं हमारे। कौन से होते हैं, एक होता है हमारा फ्लैश ड्राइव एंड नेक्स्ट होता है हमारा मेमोरी कार्ड। जो हमारी फ्लैश ड्राइव है इसमें ही आपको जो है पेन ड्राइव आपका जो कहते हैं वही होती है, PD जिसे आप कहते हैं। तो फ्लैश ड्राइव ही हमारी क्या है, PD यानी कि पेन ड्राइव होती है, आप सभी ने देखी हुई होती है। पेन ड्राइव बेसिकली आपका एक ऐसा माध्यम है जिसे आप USB पोर्ट से कनेक्ट करते हैं और आप इसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो सकती है तो आप इसके डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और इसमें आप नया डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका PD या फ्लैश ड्राइव का। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप सभी ने अपनी लाइफ में देखा ही होगा कि इसका जो यूज़ है हम बेसिकली किसमें फ़ोन में करते हैं, लैपटॉप वगैरह में भी कर सकते हैं आपके मेमोरी कार्ड का। इसमें भी हम डेटा ही स्टोर करने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें। अब हमारा मेमोरी हायरार्की बचता है और आपकी जो मेमोरी की यूनिट्स हैं वो बचते हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक।